तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार इन्फिनिट एफिनी सिस्टम के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, शेंगजोन सेट के 7th एल्डर अपने 3 डिसेबलों के साथ एल्डर शी के पास आया था ताकि वो उनसे उनके पीक को छीन सके, लेकिन बाइमो ने आकर उनके तीनों डिसेबल को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था। जिसके बाद 7th एल्डर यहाँ से जाने वाला था तो एल्डर शी ने 7th एल्डर को रोक कर उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है 7th एल्डर के तीनों डिसेबल भागते हुए 7th एल्डर के पास जाता है और उन्हें उठने में मदद करता है। हमें दिखाया जाता है कि खांसते हुए 7th एल्डर खून के उल्टी करता है और वो हैरानी के साथ एल्डर शी को बोलता है, आखिरकार आप इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। जवाब में एल्डर शी बोलता है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, उस समय तो तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं थे जोकर। और फिर उसे यहाँ से तुरंत ही भाग जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो बाइमो और वैंग टैंग को बोलता है, सच में तुम दोनों बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो, खास करके बाइमो जो बॉडी टेम्परिंग रियलम कर स्ट्रीम के पीक लेवल पर पहुंच गया। इसका कंपेयर शेंगजुआन सेट के फाउंडर के साथ किया जा सकता है, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर बॉडी टेम्परिंग रियलम के स्ट्रीम के पीक पर पहुंच गए थे। बाइमो पूछता है, मास्टर क्या आप मुझे डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए। एल्डर शी बोलता है, जल्दबाजी मत करो, 7 दिनों के अंदर तुम्हारे लिए फाइटिंग की अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रहा होगा, जिसमें सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम के कल्टिवेटर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। वैंग टैंग ये सुनकर खुश होते हुए बोलता है, अपॉर्चुनिटी क्या मास्टर, आप जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं क्या वो किलिंग सीक्रेट रियलम है जो 50 सालों के बाद खुलता है। एल्डर शी बोलता है, हाँ, किलिंग सीक्रेट रियलम को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट रियलम कहा जा सकता है, जिसे शेंगजुआन सेट मैनेज करता है। ये सबसे वैल्यूएबल सीक्रेट रियलम भी है, जिसे हर 50 सालों के बाद एक बार खोला जाता है और सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम के कल्टिवेटर ही इसके अंदर जा सकता है। अंदर अर्थ और हेवन के अनगिनत खजाने हैं, खास करके किलिंग सुप्रीम द्वारा छोड़ा गया किलिंग डिवाइन ब्रिज। बाइमो पूछता है, आखिरकार ये किलिंग डिवाइन ब्रिज क्या चीज है, जिस पर एल्डर शी बताता है, इसमें प्रैक्टिस रियलम के बारे में एक एंशिएंट किस्सा शामिल है। ऐसा कहा जाता है अभी के जो डिवाइन ब्रिज रियलम है उसे किलिंग सुप्रीम द्वारा ही बनाया गया था। ये सुनकर बाइमो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या प्रैक्टिस रियलम को बनाया भी जा सकता है। एल्डर शी बताता है, एंशिएंट टाइम में हमारे प्रैक्टिस के रियलम स्थिर नहीं था, उस समय कल्टिवेटरों का रियलम और कल्टीवेशन का तरीका आज से काफी अलग था। उस समय किलिंग सुप्रीम ने डिवाइन ब्रिज रियलम के प्रैक्टिस मेथड को बनाने के लिए स्काई पोस्टर का इस्तेमाल किया, जिसने बॉडी टेम्परिंग रियलम के बाद कल्टीवेशन के तरीकों को बहुत ही सिंपल बना दिया और धीरे धीरे करके कल्टीवेटरों को ये मेथड कंपल्सरी बन गया। वैंग टैंग बताता है, लेजेंडों के हिसाब से कहा जाता है कि अंत में किलिंग सुप्रीम ने अपने डिवाइन ब्रिज को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब किलिंग डिवाइन पूल, क्या ये सच है। एल्डर शी बताता है, ये सच होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब किलिंग सुप्रीम को किसी अननोन चीज का सामना करना पड़ा, अपने आखिरी सालों में उनके सांस बाहर आ गए, लेकिन गायब होने से पहले किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर किलिंग डिवाइन ब्रिज को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई भी उस किलिंग डिवाइन ब्रिज को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। वैंग टैंग बोलता है, मास्टर तो हम कब निकलने वाले हैं। एल्डर शी बोलता है, जल्दबाजी मत करो, मुझे डर है कि इस समय कई लालची लोग छुपकर किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बारे में सोच रहा है। फिलहाल हमारा शेंगजुआन सेट का हालत काफी खराब है, बाकी 3 होली प्लेस के ऊपर नजर है, शायद से वो लोग वहाँ पर छुपकर जाने वाले लोगों से डरते हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस के चीजें लेकर आया हूँ। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहा था और तभी अचानक से उन्हें किसी तरह के आवाज सुनाई देता है। हमें एल्डर शी को दिखाया जाता है, जो कि जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, सच में ये तलवार तो काफी शानदार है, ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। और फिर उस शॉट के पावर को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वैंग टैंग हैरानी के साथ बोलता है, थंडर डिजास्टर ट्रिगर हुआ, ये तो एक सीक्रेट वेपन
हैं। एल्डरशी उन दोनों से पूछता है आखिरकार तुम दोनों इस तलवार के बारे में क्या सोचते हो। वैंग टैंग आगे आते हुए बताता है सीक्रेट शॉट काफी ज्यादा कीमती हैं। मेरे रॉयल फैमिली में इस तरह के वेपन सिर्फ 2 ही हैं। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं हमेशा ही एक सीक्रेट वेपन को पाने का सपना देखता आया हूँ, क्या आज ये मुझे मिलने वाला है। एल्डरशी बताता है जब मैं यंग था उस वक्त ये शॉट मेरा पर्सनल शॉट था और इसका इस्तेमाल मैंने उस पीढ़ी के अनगिनत घमंडी लोगों को हराने के लिए किया। लेकिन जब से मैंने इमॉर्टल फिजिक्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, इस शॉट को अंडरग्राउंड फ्लेम में सील कर दिया और तब से ये हर दिन अर्थ फायर से तप रहा था, जिससे ये पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। याद है कि कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम लोगों के सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। वैंग टैंग बोलता है हाँ मुझे याद है, तो क्या इसका मतलब आप हमें ये शॉट देने वाले हैं मास्टर। और तभी एल्डरशी बायमो को बुलाकर वो शॉट बायमो की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर वैंग टैंग काफी हैरान हो जाता है और बायमो उस शॉट को देखते हुए काफी खुश हो जाता है। वैंग टैंग एल्डरशी से पूछता है मास्टर आपने सीनियर ब्रदर को सीक्रेट शॉट दिया और मेरा क्या, मुझे आप क्या देने वाले हैं। एल्डरशी बोलता है तुम फिलहाल तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे सीनियर ब्रदर काफी हैं, बाद में जब मेरे पास कोई दूसरा वेपन आ जाएगा तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर वैंग टैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। बायमो उसको बोलता है जूनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझसे 1 घंटे के लिए ये शॉट उधार ले सकते हो। वैंग टैंग बोलता है नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और इसके वजह से भी बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर वो अपने मन में बोलता है मेरे बेवकूफ जूनियर ब्रदर सच में तुम बहुत ही प्यारे हो। इसके बाद एल्डरशी उन दोनों को कहीं पे लेकर जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह पर हमें 2 बड़े बड़े क्लोट्रॉन को दिखाया जाता है और उसके अंदर किसी तरह के मेडिसिन होता है। बायमो जब इस बार में पूछता है तो एल्डरशी बताता है मैंने तुम दोनों के लिए यहाँ पर कुछ लिक्विड मेडिसिन को तैयार किया है, चलो तुम दोनों इसके अंदर जाओ। बायमो पूछता है मास्टर आखिरकार ये लिक्विड मेडिसिन क्या चीज है। एल्डरशी बताता है ये 2 ट्राइपॉड मेरे वो संपत्ति है जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में इकट्ठा किया। ये सबसे कीमती और स्पेशल 108 स्पिरिचुअल हाफ से बनाया गया मेडिसिन है जो तुम दोनों के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। जिसे सुनकर वैंग टैंग खुश होते हुए बोलता है क्या इसका मतलब ये लेजेंडरी स्पिरिट लिक्विड है। एल्डरशी बोलता है हाँ बिल्कुल ये स्पिरिट लिक्विड है और फिर वैंग टैंग के तारीफ करते हुए बोलता है वैंग टैंग तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के साथ ग्रेट एम्परर फैमिली के मेंबर होने के काबिल हो। फिर एल्डरशी आगे बोलता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसके साथ फ्यूचर में तुम दोनों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिसे सुनकर वैंग टैंग खुश होते हुए अपने मन में बोलता है भले ही मुझे सीक्रेट वेपन नहीं मिला, लेकिन स्पिरिट लिक्विड के साथ अपने कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सच में मैंने किसी गलत इंसान को अपने मास्टर के तौर पर नहीं चुना। एल्डरशी बोलता है चलो अब तुम दोनों इसके अंदर जाओ। ये सुनते ही वैंग टैंग जिसमें सबसे ज्यादा स्पिरिट लिक्विड होता है उस ट्राइपॉड के तरफ भागकर जाने लगता है, जिसे देखकर एल्डरशी तुरंत ही उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि तुम्हारे लिए दूसरा वाला है। वैंग टैंग हैरानी से पूछता है क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। एल्डरशी बोलता है बिल्कुल इसमें डिफरेंट है, तुम्हारा वाला डिवाइन स्पिरिट लिक्विड 1000 साल पुराना है और तुम्हारे सीनियर ब्रदर का 10,000 साल पुराना। इस बात को सुनकर वैंग टैंग फिर से जलने लगता है, जिसकी वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। इसके बाद हमें सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि दोनों ही ट्राइपॉड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। एल्डरशी पूछता है आखिरकार अब तुम दोनों कैसा महसूस कर रहे हो। वैंग टैंग बताता है मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैं अब ज्यादा दूर तक देख पा रहा हूँ और ज्यादा दूर के चीजों को सुन पा रहा हूँ। एल्डरशी बोलता है हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो रहा है। एक बार एक पर्सन था जिसने अपने आखिरी समय पर सिर्फ कुछ शब्द को छोड़ा था और एंशिएंट टाइम ने उसने सुप्रीम पोजीशन को अचीव कर लिया। आखिरी समय में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
हैं। फिर एल्डरशी बायमो से इस बारे में पूछता है तो बायमो बताता है कि मैं भी सेम फील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने मन में बोलता है मुझे तो कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, शायद से यही मेरे और वैंग टैंग के एप्टीट्यूड के बीच का गैप है। एल्डरशी बताता है कोई भी कभी भी इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर किसी ने इसे परफेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो फिर उसके पहले की सभी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगा। सिर्फ इसे पूरी तरीके से समझने के बाद ही डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को मजबूत किया जा सकता है, और इससे ये पता चलता है कि क्या कोई डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को समझने के लायक है या फिर नहीं। बायमो बोलता है मास्टर मुझे लगता है कि डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। एल्डरशी पूछता है क्या तुम इसके लिए श्योर हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हारा मास्टर यानी कि मैं, मेरे लिए भी इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये केओस होलीलैंड के केओस सूत्र से भी थोड़ा मुश्किल है और इसका प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल है। बायमो बोलता है मैं इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ, जिसे सुनकर एल्डरशी बोलता है तो फिर मैं तुम दोनों को ही डिवाइन फिनिक्स सूत्र दे दूंगा। वैंग टैंग बोलता है मास्टर ये मुझे नहीं चाहिए, क्या फायदा होगा अगर इसके वजह से सारा प्रैक्टिस बर्बाद हो जाए, बस इसे अब सीनियर ब्रदर को ही दे दीजिए। एल्डरशी अपने पास से एक किताब को निकालता है जिसके अंदर से कुछ संस्कृत अक्षर बायमो के बॉडी के अंदर जाकर घुसने लगता है। एल्डरशी उसको बताता है तुम इसे समझ पाओगे या फिर नहीं, ये तुम्हारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। वैंग टैंग बोलता है ये बस समय के बर्बादी हैं। इसके बाद हमें सीधा ही 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बायमो अपने एपिफनी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए उस स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश कर रहा था, और तभी अचानक से बायमो का सर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। वो हमें बताता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने इसे समझने के लिए 7 बार एपिफनी पॉइंट का इस्तेमाल किया और हर बार ऐसा करने से मेरा सर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। ये डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को सच में इंसानों द्वारा बनाया नहीं किया है, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे सर को किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वैंग टैंग भी वहीं पर होता है जो कि बोलता है बहुत अच्छे, एक और दिन प्रैक्टिस करने से मेरा स्पिरिट लिक्विड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। इधर बायमो दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोलता है डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, भले ही मैं अब तक टिका हुआ हूँ लेकिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि अब तक किसी ने इसे पूरा नहीं कर पाया है। जिसके बाद वो एक और एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करता है और इसके वजह से वो उस स्क्रिप्चर का थोड़ा हिस्सा समझ जाता है, जिसे देखकर वो सिस्टम को बोलता है सिस्टम अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, यानी कि वो फिर से एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से वो उसे और भी अच्छे से समझ जाता है और इसे महसूस कर एल्डरशी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। वो हैरानी के साथ बायमो को देखते हुए बोलता है इसने कर दिखाया। हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आते हुए एक फिनिक्स का फॉर्म लेने लगता है और फिर वो उसके विंग्स बन जाता है, जिसके मदद से बायमो हवा में उड़ने लगता है। एल्डरशी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये तो डिवाइन फिनिक्स बॉडी है, मैं समझ गया। अगर कोई डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर को समझना चाहता है तो फिर उसे सबसे पहले डिवाइन फिनिक्स बॉडी को अवेकन करना होगा। आज बायमो ने डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर और डिवाइन फिनिक्स बॉडी में मास्टरी हासिल कर लिया है और ये एक बहुत ही शानदार बात है। वैंग टैंग बायमो को देखते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमें एल्डर शान और शोई साथ में होली लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि दूर से बायमो के डिवाइन फिनिक्स पावर को देख रहा था। एल्डर शुई बोलता है सेट लीडर एल्डर शी के ओर से एक और मोमेंटम है। कुछ देर पहले एल्डर शी के पास एक ट्रू ड्रैगन की ऑरा था और अब ये डिवाइन फिनिक्स के ऑरा है। होली लॉर्ड बोलता है ऐसा लगता है कि बायमो के पास सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड है। एल्डर शी ने एक बहुत ही अच्छा डिसाइबल ले लिया है, हो सकता है कि फ्यूचर में बायमो एल्डर शी को इमॉर्टल बॉडी के एक और स्टेप को आगे बढ़ाने में मदद करे। एल्डर शन बोलता है इमॉर्टल बॉडी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एल्डर शुई बोलता है लगभग नामुमकिन, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि
कि बायमो कितना बड़ा मॉन्स्टर है ये नामुमकिन है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बायमो फिर से प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वो उसमें कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर एल्डाशी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मेरा गुड डिसाइपल। डिवाइन फिनिक्स बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एट्रीब्यूट किंग बॉडी से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इसे ट्रेन कर पाओगे। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर तुमने ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी और डिवाइन फिनिक्स बॉडी को सीखने में कामयाब हो गए। मास्टर ने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बायमो बोलता है मुझे लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है। मैं अब आसपास के पेड़ पौधे और हर एक चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। एल्डरशी बोलता है बहुत बढ़िया, ये आगे चलकर और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि इमॉर्टल बॉडी तुम पर काम करे। और तभी वांग टैंग बोलता है मास्टर मैं भी डिवाइन फिनिक्स सूत्रा को सीखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बायमो बोलता है जूनियर ब्रदर कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि डिवाइन फिनिक्स सूत्रा बिल्कुल बकवास है। वांग टैंग गुस्से से बोलता है इससे तुम्हें क्या, और उससे बायमो को एक एफएफएन पॉइंट भी मिलता है। एल्डरशी बोलता है ठीक है क्योंकि तुमने अपना मन बदल लिया है तो फिर मैं ये तुम्हें दे दूंगा। फिर हमें सीधा ही 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वांग टैंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। बायमो वांग टैंग से आकर पूछता है जूनियर ब्रदर आखिरकार आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? आपके क्वालिफिकेशन के साथ शायद से आपने डिवाइन फिनिक्स सूत्रा को पूरी तरीके से सीख लिया होगा है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने मन में बोलता है मैं 5 दिन और 5 रात लगातार प्रैक्टिस करने के बावजूद थोड़ा सा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। आखिरकार बायमो ने ऐसा कैसे किया? ये बोलते हुए वांग टैंग गुस्सा करने लगता है तो बायमो को एक एफएफएन पॉइंट मिलता है और तभी वहाँ पर एल्डरशी आ जाता है और आकर उन दोनों को बताता है कि अब वक्त आ गया है किलिंग सीक्रेट रियलम में जाने का। जिसके बाद एल्डरशी वहाँ पर एक बहुत बड़े पक्षी को बुलाता है जो कि बात कर सकता था और ये मास्टर का पेट होता है और फिर उस पक्षी को उन दोनों को किलिंग सीक्रेट रियलम में ले जाने के लिए बोलता है। रास्ते में बायमो उस पक्षी के साथ काफी सारे बातें करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस पक्षी को उसके क्लैन से निकाल दिया गया और फिर एल्डरशी उसे बचाकर अपना पेट बना लिया। 2 घंटे तक इसी तरह बातें करने के बाद फाइनली वो लोग किलिंग सीक्रेट रियलम के सामने पहुंच जाता है। वहाँ पर हमें सिस्टर किन और साथ में ब्लू हेयर वाले डिसेबल को भी दिखाया जाता है। वो पक्षी बायमो को यहाँ के खतरे के बारे में सतर्क करता है और अपने आप को बचाने पर ध्यान देने के लिए बोलता है। बायमो बोलता है ठीक है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से अपना ख्याल रखूंगा। इधर सिस्टर किंग बायमो को यहाँ पर देखकर काफी खुश होती हैं क्योंकि वो सोच रही थी कि वो बायमो को यहाँ पर खत्म कर देगी। लेकिन ब्लू हेयर वाला बंदा बायमो को सीधा धमकी देते हुए बोलता है बायमो पिछली बार तो तुमने मेरे चैलेंज को इनकार कर दिया था लेकिन इस बार देखता हो कि सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद तुम मुझसे कैसे बचते हो। बायमो उसे बस बेवकूफ कहकर इग्नोर कर देता है और फिर उस पक्षी से पूछता है मैंने सुना है कि इस बार दूसरे होली प्लेस से भी डिसेबल आएगा है ना? वो पक्षी बोलता है हाँ बिल्कुल। ध्यान देने की सबसे खास बात ये है कि उनमें से कुछ होली प्लेस के डिसेबलों के पास मैजिकल वेपन भी होगा जो टाइम और स्पेस को काटने की ताकत रखता है। किलिंग सीक्रेट रियलम को ओपन करने के बाद वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। इन होली प्लेस से आए हुए डिसेबल नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और इसीलिए तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज से एक बंदा एंट्री लेता है जिसे सब लोग सीनियर ब्रदर लान कहता है और इनके बातचीत से हमें ये पता चलता है कि ये बंदा पिछले 8 सालों से बॉडी टेम्परिंग रियलम पर रुका हुआ था ताकि वो इस किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर जा सके। उसको देखकर कुछ डिसेबल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे अपने टीम का लीडर बनने के लिए बोलता है लेकिन बायमो और वांग टैंग इसके लिए मना कर देता है और तभी किलिंग सीक्रेट रियलम के गेट ओपन हो जाता है जिसे देखने के बाद बायमो और वांग टैंग उसके अंदर जाने लगता है और फिर लीमू भी आगे की तरफ जाते हुए बोलता है मैं लीमू मैं किसी के ऑर्डर को नहीं मानता। जिसके बाद वो और सिस्टर किन भी अंदर चला जाता है। एक बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर लान ये चारों बंदे बहुत ही ज्यादा
एरोगेंट हैं। लान पूछता है आखिरकार ये चारों कौन हैं? पीछे से एक डिसेबल बोलता है जूनियर सिस्टर यूनकी को छोड़कर बाकी के तीनों नए डिसेबल हैं जिसने इस साल के शेंगजुआन सेट के एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है। जिसे सुनकर लान बोलता है अच्छा तो ये तीनों वो कीड़े हैं जिसने अभी अभी दुनिया देखना शुरू किया है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि बायमो और वैंग टैंग अंदर एंटर करता है। बायमो वैंग टैंग से पूछता है क्या यही किलिंग सीक्रेट रियलम है? ये जगह तो वाइटलिटी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। वैंग टैंग बताता है कहा जाता है कि सीक्रेट रियलम के हर एक जगह एंशिएंट टाइम के हेवन रीचिंग रियलम पर पहुंचने वाले कल्टिवेटरों के द्वारा छोड़ा गया है। इस वजह से हर एक जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। सिर्फ सुपर पावर वाले फोर्स ही इस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये किलिंग सीक्रेट रियलम हमारे शेंगजुआन सेट का नहीं है। ये कहना बेहतर होगा कि इस सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस बिल्कुल हमारे शेंगजुआन सेट के टेरिटरी में है, लेकिन शेंगजुआन सेट इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। बायमो बोलता है जूनियर ब्रदर सच में आप तो बहुत कुछ जानते हैं, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन वैंग टैंग बायमो को अनसुना करते हुए जाने लगता है। बायमो पूछता है जूनियर ब्रदर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं? वैंग टैंग बोलता है झुंड में तो भेड़ बकरी और सुअर चलता है, खूंखार जानवर अकेला ही आगे बढ़ता है। सीक्रेट रियलम में हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है और इसी वजह से मैं अकेला काम करना पसंद करूंगा। जिसे सुनकर बायमो मन में बोलता है इसे भूल जाओ, हालांकि मुझे एपिफनी पॉइंट की जरूरत है लेकिन जूनियर ब्रदर के लिए ग्रो करना भी जरूरी है, इसीलिए बेहतर होगा कि फिलहाल के लिए मैं उसे परेशान ना करूं। लेकिन एपिफनी पॉइंट को कमाने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। और तभी वहां पर सिस्टर यूनकी एंटर करता है जिसे देखकर बायमो खुश होते हुए उसे हेलो कहता है। लेकिन सिस्टर यूनकी बायमो को देखकर तुरंत ही शॉट निकालते हुए मन में बोलती है मैंने बिल्कुल सही जगह पर एंटर किया, आप मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगी। बायमो बोलता है सीनियर सिस्टर मुझे आपके साथ कोई भी बदतमीजी करने का इरादा नहीं है, क्यों ना हम दोनों आपस में टीम बनाकर लड़ाई करें। लेकिन तभी यूनकी बायमो के ऊपर अटैक कर देती है। बायमो उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है सीनियर सिस्टर आखिरकार मैंने आपको कब ऑफेंड किया कि आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं? लेकिन अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये उनकी शुरुआत से ही मुझसे दुश्मनी कर रही है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है? ये उनकी दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है अगर तुम ब्लेम करना ही चाहते हो तो फिर डीमन रेस का बेटा होने के लिए खुद को ब्लेम करो। जिसे सुनकर बायमो मन में बोलता है अच्छा तो ये मेरे बूढ़े पिताजी के वजह से हैं। और फिर एक ही मुक्के से यूनकी के शॉट को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर यूनकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है बॉडी टेम्परिंग रियलम के स्ट्रीम के पीक, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? बायमो उसको बोलता है सीनियर सिस्टर यूनकी हालांकि आप मुझसे कुछ साल पहले अपना कल्टीवेशन शुरू की है और मैं बाद में आया हूँ, लेकिन मैं एक इनविंसिबल जीनियस हूँ, आपका मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। सिस्टर यूनकी गुस्से से मन में बोलती है आखिरकार उसका एप्टीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? और गुस्सा करने के वजह से बायमो को एक प्लस एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। बायमो उसके पास आकर बोलता है सीनियर सिस्टर यूनकी आखिरकार आप किस बारे में सोच रही हैं? दोनों एक साथ टीम बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? यूनकी मन में बोलती है इस वक्त मेरे लिए शांत रहना ही बेहतर है, बेहतर होगा कि मैं बाद में उसे मारने के लिए कोई मौका ढूंढूं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि वो दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहा था और तभी उन दोनों को एक टीले के ऊपर एक स्पिरिचुअल हाफ दिखाई देता है। जिसे देखने के बाद बायमो पूछता है आखिरकार ये क्या है? ये उनकी बताती है ये एक स्पिरिचुअल हाफ है जिसका नाम गुआंगलिंग जियान है। ये कल्टीवेटर के फेस को रेजुवेशन करता है और उसके शरीर को खुशबू से भर देती है। इस तरह के स्पिरिचुअल हार्प हाई लेवल के नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। इस तरह के चीजों को हासिल करना कई फीमेल कल्टीवेटरों का सपना होती है। ये बोलने के बाद वो उसे लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आकर यूनकी के ऊपर अटैक कर देता
देता है और हंसते हुए बोलता है, ये गुआंग लिंगजियान मेरा है, मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा। ये बोलने के बाद वो कूदते हुए उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस बार बायमो उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर कर देता है और सीधा ही ऊपर जाके उस हार्प को भी ले लेता है और बोलता है, ये गुआंग लिंगजियान कहने के बिल्कुल काबिल है, इसके खुशबू सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने बड़े भाई को बोलती है, ब्रदर मैं वो गुआंग लिंगजियान लेना चाहती हूँ। इस आदमी ने मेरे गुआंग लिंगजियान छीनने की हिम्मत की, आपको ये मेरे लिए वापस लाना होगा। सिस्टर यून की उसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है, झू वांग तुम किलिंग सीक्रेट रियलम में भी आए हो। यहाँ पर झू वांग उस लड़के का नाम होता है। वो लड़की बोलती है, यून की तुम सीनियर ब्रदर झू को देखने के बावजूद रूड बनने की हिम्मत कर रहे हो। वो लड़का यून की को बोलता है, तुम अपने फॉलोअर से कहो कि वो मुझे वो गुआंग लिंगजियान दे दे। बायमो यून की के पास आकर उससे पूछता है, आखिरकार ये झू वांग कौन है। यून की बताती है, झू वांग एक सीनियर ब्रदर है जो मुझसे भी पहले शुरुआत किया था और वो उस समय के फेमस जीनियस थे। मुझे लगा था कि वो बहुत पहले ही बॉडी टेम्परिंग रियलम को ब्रेक थ्रू करके आगे निकल चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी किलिंग सीक्रेट रियलम की ओपन होने का इंतजार कर रहा था। और फिर गुस्से से उसको बोलता है, झू वांग इस गुआंग लिंगजियान को सबसे पहले मैंने ढूंढी थी, तो इसीलिए इस पर मेरा हक है। वो लड़की झू वांग को बोलती है, सीनियर ब्रदर आप उनसे ये गुआंग लिंगजियान को छीन लीजिए, उसे इस्तेमाल करने के बाद मेरे बॉडी के खुशबू और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से शार्प कर पाऊंगी। जिसे सुनकर झू वांग बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसे मिला, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये मेरा है। यून की बोलती है, झू वांग तुम अब दादागिरी कर रहे हो। झू वांग बोलता है, यून की ये किलिंग सीक्रेट रियलम है, तो यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की गलती मत करो। ये मत सोचो कि तुम फर्स्ट एल्डर के डिसेबल हो, इस वजह से मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मानो या ना मानो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मार डालूंगा और किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं होगा। यूनकी बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूँ। वो यूनकी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। यूनकी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन झू यांग के पावर ज्यादा होने के वजह से यूनकी खिसकता हुआ पीछे चली जाती है। वो बोलती है, टाइगर किंग फिजिक्स तुमने एक स्पेशल फिजिक्स को अवेकन किया है। झुआंग बोलता है तो ये उनकी बायमो को बोलती है, ये उसे दे दो। ये सुनकर झाओयांग उस दूसरे लड़के को गुआंग लिंगजियान को लेने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। वो लड़का बायमो की तरफ आते हुए बोलता है, बच्चे यहाँ पर आओ, आखिरकार तुमने मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे की। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन बायमो बस हल्का सा थप्पड़ से ही उसको अपने से बहुत ही दूर कर देता है, जिसे देखकर झाओयांग भी थोड़ा हैरान होता है। वो लड़का बोलता है, बच्चे तू मरने वाला है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वो बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन बायमो फिर से उसके ऊपर मुक्का मार के उसको अपने से दूर कर देता है। झुआंग बायमो को बोलता है, बच्चे क्या तू मेरे आदमी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। बायमो बोलता है, तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं तुम पर भी हाथ उठाऊंगा। पीछे से यून की उसको कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलती है, भूल जाओ, आखिरकार उसे याद दिलाने की क्या जरूरत है। अगर वो अपने मर्जी से झुआंग को उकसाता है तो फिर झुआंग जरूर से उसे यहाँ पर जान से मार डालेगा और इससे मेरा ही फायदा होगा। वो लड़की झुआंग को बोलती है, सीनियर ब्रदर लगता है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा पागल है, जल्दी कीजिए और उसे कहिए कि वो आपके सामने घुटने टेक कर आपसे माफी मांगे। मैं उसे घुटने टेक कर आपके जूते को चाटते हुए देखना चाहती हूँ।
हुआंग बायमो को बोलता है, लड़के मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। बायमो बोलता है पापा कहो। वो हैरानी के साथ बोलता है क्या? बायमो फिर से बोलता है मुझे पापा कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बायमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बायमो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है। बायमो के पावर को देखकर वो हैरानी के साथ बोलता है, बॉडी टेम्परिंग रियलम के एक्सट्रीम लेवल, कोई भी हैरानी नहीं है कि यह इतना ज्यादा ताकतवर है। और फिर अपने टाइगर किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, बदकिस्मती से आज यहाँ पर तुम्हारा मुलाकात मुझसे हो गया, आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो बायमो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर बायमो भी अपने ड्रैगन किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करके दोबारा से उसे पीछे धकेल देता है। और वो बायमो को देखकर हैरानी के साथ बोलता है, ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी। ये बोलते ही वो खून के उल्टियां करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये उनकी अपने मन में बोलती है, बायमो ना सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम के स्ट्रिंग लेवल पर पहुंच गया, बल्कि उसके पास ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी भी है। और उसके चलने के वजह से बायमो को एक प्लस एपिफनी पॉइंट मिलता है। बायमो उस पिंक हेयर वाले लड़की की तरफ जाते हुए बोलता है, तुमने कहा था कि मुझे घुटने टेक कर जूते चाटना होगा, है ना? वो लड़की बोलती है, जूनियर ब्रदर आप सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर आप चाहो तो ये सिस्टर आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये सुनते ही बायमो उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, घुटने में आओ और मुझे पापा कहो। वो लड़की तुरंत ही पापा बोल भी देती है। ये सब देखकर उनकी थोड़ा हैरान होती है। बायमो उसको बोलता है, सीनियर सिस्टर ये गुआंग लिंगजियांग का खुशबू सच में बहुत ही अच्छा है। ये सुनते ही उनकी चमकती हुई चेहरे के साथ बोलती है, जूनियर ब्रदर ये गुआंग लिंगजियांग आदमियों के लिए उतना काम की चीज नहीं है, तो क्या आप ये? तभी बायमो बोलता है, सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। वाकई इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ये उनकी गुस्से से अपने मन में बोलती है, उसने वाकई इसे अपने पास रख लिया और इसकी वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। वो बोलती है, ब्रदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुझे चाहिए, मैं ये गुआंग लिंगजियांग आपसे खरीद लूंगा, तो बताओ कि इसकी कीमत कितनी है? बायमो बोलता है, ये बेचने के लिए नहीं है, जिसे सुनकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। बायमो पीछे से बोलता है, बिग सिस्टर मेरे लिए इंतजार कीजिए, गुआंग लिंगजियांग का खुशबू सच में बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसके खुशबू को सूंघना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आप ये मुझसे ले सकते हैं। ये उनकी बोलती है, अगर तुम मेरे पीछे आए तो फिर मैं तुम्हें काट लूंगी। और इसके वजह से उसको एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। फिर बायमो वैंग टैंग के बारे में चिंता करने लगता है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों एक साथ जा रहा था और तभी अचानक से वैंग टैंग किसी से मार खाकर उनके पास आकर गिरता है। ये देखकर बायमो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है, ब्रदर आखिरकार क्या हुआ? और तभी वहाँ पर लीमू अपने कुछ लोगों के साथ आते हुए बोलता है, वहीं पर रुक जाओ। फिर वो बायमो को देखने के बाद बोलता है, बायमो तो तुम भी यहीं पर हो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमसे मेरा मुलाकात यहीं पर हो गया। बायमो वैंग टैंग को बोलता है, जूनियर ब्रदर आखिरकार आपने इन कमीनों को कैसे हरा नहीं पाए? वैंग टैंग चीरते हुए बायमो की तरफ देखने लगता है और मन में बोलता है, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। लीमू उसको बोलता है, वैंग टैंग वो प्रीशियस मेडिसिन मुझे सौंप दो, बदले में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बायमो हैरान होते हुए बोलता है, प्रीशियस मेडिसिन? और फिर वैंग टैंग से पूछता है, जूनियर ब्रदर क्या आपको प्रीशियस मेडिसिन मिल गया है? वैंग टैंग बोलता है, हाँ, और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं वैंग टैंग बचपन से ही बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला रहा हूँ। और फिर वो मेडिसिन दिखाते हुए बोलता है, ये ड्रैगन स्पीड ग्रास है, लेकिन ये इस किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर डिवाइन ब्रीज रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे पावरफुल मेडिसिन है। अगर इसे प्रीशियस और रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये गुआंग लिंगजियांग के बाद दूसरे लेवल पर है, जो सभी औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। और मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है, इन दिनों बायमो के साथ रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल
मुश्किल था, लेकिन मेरे हाथ में इस तरह की चीजों को देखकर वो जरूर से मुझसे जल रहा होगा। और तभी बायमो गुआंगलिंग जियांग को बाहर निकलकर उसे दिखाते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके हाथ में गुआंगलिंग जियांग को देखकर वैंग टैंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में एक गुआंगलिंग जियांग मिल गया? बायमो बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं जूनियर ब्रदर से थोड़ा ज्यादा लकी हूँ, और इसके वजह से वैंग टैंग की तरफ से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। और तभी पीछे से लीमू हंसते हुए बोलता है, बायमो मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दोगे। और फिर अपने लोगों को बोलता है, जाओ और जाकर उन दोनों से वो दोनों मेडिसिन छीन लो। बायमो वैंग टैंग को पीछे करते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर आप इन बदमाशों को नहीं हरा सकते, बस सीनियर को इनको सबक सिखाते हुए देखो। वैंग टैंग बोलता है, अगर ये लीमू के लिए नहीं होता, एक बेशरम जिसने चैंपियन हुओ के मेंशन से अपने साथ एक आर्टिफैक्ट को लेकर आया, तो क्या मैं उसका ओपोनेंट नहीं बनता? बायमो बोलता है, अपने आप को ज्यादा मत समझो। हमें दिखाया जाता है कि 4 बंदे एक साथ बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन बायमो सिर्फ एक ही किक में एक साथ चारों बंदों को पूरी तरीके से घायल करके अपने से दूर कर देता है, जिसे देखकर लीमू भी हैरान होते हुए बोलता है, बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रियलम के पीक साफ साफ वो एक ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड वाला कल्टीवेटर है, तो फिर आखिरकार वो इतने जल्दी बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रियलम पर कैसे पहुंच गया? उसके जेलसी की वजह से उसके तरफ से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बायमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बायमो भी अपने अटैक से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके पीछे के ओर खिसक जाता है। बायमो मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे लीमू के जेलसी का फायदा उठाकर उससे बहुत सारे एपिफनी पॉइंट हासिल कर लेना चाहिए, वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छे लीग है। लीमू बायमो को बोलता है, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, पहले तो मुझे वो सिर्फ मेडिकल हर्ब चाहिए था, लेकिन आप मुझे तुम्हारे जिंदगी भी चाहिए। और फिर वो अपना आर्टिफैक्ट जो कि आइस एंड फायर होली रिंग होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, मैं आज तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये बोलकर वो फायर पावर के मदद से बायमो को चारों ओर से घेर के उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर वैंग टैंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये फायर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लीमू उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, बायमो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कुछ समय के लिए अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाओ, लेकिन आखिर में तुम्हारे जैसे मॉर्टल मेरे जैसे यंग मास्टर के ऊपर उठने के एक कदम ऊपर उठने के सीढ़ी बनने के लिए ही है। बायमो उसके फायर पावर को न्यूट्रलाइज करते हुए बोलता है, ओ सच में? अपने फायर अटैक से बायमो को सही सलामत बाहर आता हुआ देखकर लीमू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम बिल्कुल सही सलामत हो? ये तो नामुमकिन है। और फिर दोबारा से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, आइस एंड फायर रिंग, मेरे लिए उसको जलाकर राख बना दो। और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, चलो देखता हो कि इस बार तुम इससे कैसे बच निकलते हो। और तभी उस आग के अंदर से एक जोरदार फोनिक्स का चीख आता है, जिसे सुनने के बाद लीमो फिर से हैरान होते हुए बोलता है, ये तो डिवाइन फिनिक्स बॉडी है, क्या तुम्हारे पास डिवाइन फिनिक्स बॉडी है? बायमो बोलता है, क्या तुम सरप्राइज हो? और फिर तुरंत ही ट्रू ड्रैगन बॉडी के पावर से लीमू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लीमू डॉस नहीं कर पाता है, और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाकर गिरता है। वो खांसते हुए बोलता है, ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी, तुम्हारे पास सच में डुअल स्पेशल बॉडी है। बायमो बोलता है, क्या तुम जेलस हो? एक प्यारले जीनियस और एक ऑर्डिनरी जीनियस के बीच यही गैप है। लीमू बोलता है, आखिरकार तुम्हें किस बात का इतना ज्यादा घमंड है? मैं मानता हूँ कि डिवाइन फिनिक्स बॉडी फायर अटैक से तुम्हें बचा सकता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मेरे आइस एंड फायर होली रिंग में आइस की एबिलिटी भी है। इसके अलावा आइस के एप्टीट्यूड आर्ट ब्लैक आइस है, जो मेरे फायर अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है। तो मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम इस बार मेरे अटैक से कैसे बचते हो। ये बोलकर वो आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए बायमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बायमो एक आइस के अंदर कैद हो जाता है। और ये देखकर लीमू खुश होकर हंसते हुए बोलता है, तुमने कहा था ना कि
एक प्यारलेस जीनियस और एक ऑर्डिनरी जीनियस के बीच क्या गैप है? मेरे लिए जिंदा रहने और मरने के बीच का यही गैप है। और तभी बाइमो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आइस को तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाता है, जिसे देखकर लीमू फिर से हैरान हो जाता है और फिर दोबारा से तुरंत ही बाइमो के ऊपर आइस पावर से अटैक करता है, जिसके जवाब में बाइमो डिवाइन फिनिक्स सूत्रा के मदद से अर्थ वाइन्स प्रोफाउंड फायर का इस्तेमाल करता है और बाइमो का अटैक लीमू के अटैक को चीरते हुए सीधा ही उसके ऊपर जोरदार हिट करता है, जिससे लीमू बुरी तरीके से घायल होकर पीछे की ओर गिर जाता है और वो फिर से हैरान होते हुए बाइमो से पूछता है, डिवाइन फिनिक्स सूत्रा, तुमने सच में डिवाइन फिनिक्स सूत्रा को प्रैक्टिस किया? एक ऐसी चीज जिसे कोई भी सीख नहीं पाता है, आखिरकार तुमने इसे कैसे किया? बाइमो बोलता है, तुम प्यारलेस जीनियस के दुनिया को नहीं समझ पाओगे, जिससे लीमू गुस्सा हो जाता है और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। पीछे से वैंग टैंग ये सब कुछ देखते हुए बोलता है, होली रिंग ऑफ आइस एंड फायर जैसे होली वेपन भी बाइमो को नहीं हरा सकता। वो सचमुच बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बाइमो लीमू के पास जाते हुए बोलता है, चलो अब तुम मुझे ये आइस एंड फायर होली रिंग दे दो। लीमू बोलता है, नामुमकिन, ये चैंपियन वो मेंशन का ट्रेजर है, मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी। और तभी बाइमो उसको थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद वो अपने उंगली से अंगूठी निकालकर बाइमो को देते हुए बोलता है, ये लो और मुझे मारना बंद करो। बाइमो अंगूठी लेते हुए बोलता है, चलो अब यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले वो बाइमो को बोलता है, बाइमो, बेहतर होगा कि तुम मेरे चैंपियन हो के मेंशन के सीक्रेट आर्टिफैक्ट को संभाल कर रखोगे। 3 महीने के बाद मैं तुमसे ये खुद वापस लेने के लिए आऊंगा। बाइमो बोलता है, मैं अपने एप्टीट्यूड के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 महीने के बाद मेरा ताकत तुमसे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। लीमू गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाता है और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। उसके जाने के बाद वैंग टैंग बाइमो के करीब आकर उसको बोलता है, इस बार लीमू ने किलिंग सीक्रेट रियलम पर एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट को लेकर आया जो बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है, तुम्हें उसे ऐसे ही जाने देना नहीं चाहिए था। बाइमो मन में बोलता है, उसने मुझे ये शानदार आर्टिफैक्ट दिया, इसी वजह से मैंने उसे बख्श दिया। और फिर वैंग टैंग को बोलता है, जूनियर ब्रदर आप गलत है। वैंग टैंग पूछता है, आखिर क्या गलत? बाइमो बोलता है, क्या आप सचमुच मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? और फिर मन में सोचते हुए बोलता है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब मैंने लीमू को हराया तब से वो मुझसे बिल्कुल भी जेलस नहीं था, और यहाँ तक कि जब मुझे ये आइस एंड फायर रिंग मिला तब भी नहीं। लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है, मुझे उसे उदास होने नहीं देना चाहिए। ये सोचने के बाद वो वैंग टैंग को परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसके चारों ओर घूमते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर, क्या मैं तब हैंडसम लग रहा था जब मैं लीमू को हरा रहा था? क्या मैं अभी पावरफुल हो क्या हूँ? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? हमें वैंग टैंग के गुस्से के मीटर को दिखाया जाता है जो कि तेजी के साथ बढ़ रहा होता है, यानी कि वो बाइमो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और बाइमो आके बोलता है, इस आइस एंड फायर रिंग को देखो, क्या ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है? अब तो मेरे पास 2 होली वेपन हैं। उसके इतने सारे बकवास को सुनकर वैंग टैंग के गुस्से का मीटर मैक्स हो जाता है और वो बाइमो के ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से गुस्सा करते हुए जाने लगता है। और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो मन में बोलता है, आप ये बिल्कुल सही है जूनियर ब्रदर, तुम मत भूलो कि तुम एक विलेन हो, तो फिर तुम इस तरह से शांत कैसे रह सकते हो? और तभी उन दोनों को जंगल के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम आसमान के तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वैंग टैंग बोलता है, तो किलिंग डिवाइन ब्रिज यहाँ पर है। जिसके बाद वो दोनों उस तरफ जाने लगता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाइमो देखता है उसके सामने 2 डिसेबल मरा पड़ा हुआ है। वैंग टैंग जब उन लोगों को देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, ये सभी तो हमारे शेंगजुआन सेट के डिसेबल हैं और ये सभी यहाँ पर मर चुके हैं। आखिरकार इतना क्रूर काम किसने किया? और तभी वहाँ पर शेंगजुआन सेट का जो सबसे हट्टा कट्टा बंदा होता है, जिसका नाम लीहू होता
है वो उन दोनों की तरफ मदद चिल्लाते हुए भागकर आने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक उड़ता हुआ शॉट आता है और उसके गले को काट देता है। मरने से पहले वो बोलता है, थ्री होली लैंड, अपना फोर्स बनाकर हमारे लोगों का पीछा किया और उन सभी को मार डाला। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर मारा जाता है। वैंग टैंग थ्री होली लैंड के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें सामने एक लड़की और कुछ लोगों को यूनकी को रस्सी से बांधकर ले आता हुआ दिखाया जाता है। उन लोगों को देखने के बाद वैंग टैंग बोलता है, ये लोग तो केओस होली लैंड से हैं। उन लोगों ने सिस्टर यूनकी को पकड़ के रखा। वो लड़की बोलती है, केओस होली लैंड एंशिएंट टाइम से शेंगजुआन सेठ के साथ झगड़ रहा है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो हमारे हाथों मारे जाओ या फिर अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर हमें दे दो और फिर हमारे सामने घुटने टेक कर अपने जान के भीख मांगो। पीछे वाला एक बंदा हंसते हुए बोलता है, शेंगजुआन सेठ तो सिर्फ एक मजाक है। 4 होली लैंड में से शेंगजुआन सेठ का कोई भी इज्जत नहीं है। तभी वो लड़की अपने लोगों को बोलती है, मुझे लगता है कि उन दोनों को घुटने टेक कर हमसे दया के भीख मांगनी चाहिए। बाइमो यूनकी से पूछता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हैं? यूनकी बोलती है, तुम अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। केओस होली लैंड के लोग कोई ऐसे नहीं हैं जिनके साथ हम लोग डील कर सके। तुम बाहर जाओ और जाकर जल्द से जल्द सेठ लीडर से कॉन्ट्रैक्ट करो। तभी वो लोग बाइमो और वैंग टैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाइमो एक बंदे को मुक्के से अपने से दूर कर देता है और वैंग टैंग बाकी के बंदे से फाइट करने लगता है। वो लड़की बाइमो को बोलती है, तुम्हारे क्वालिफिकेशन को देखकर लग रहा है कि तुम शेंगजुआन सेठ के सबसे ताकतवर डिसाइबल हो, है ना? यूनकी बाइमो को चिल्लाते हुए बोलती है, ये लड़की केओस होली लैंड में टॉप 10 20 डिसाइबलों में से एक है। इसे हराना हमारे लिए नामुमकिन है। बाइमो बोलता है, सीनियर सिस्टर यूनकी, आप तो सच में मेरी परवाह करते हैं। मुझे लगा था कि आप सिर्फ मुझे जान से मारना चाहते थे। यूनकी बोलती है, बेवकूफ, आखिरकार तुम्हारी परवाह कौन करता है? मुझे तो बस सेठ की परवाह है। जल्द से जल्द जाओ और जाकर सेठ को इन्फॉर्म करो। उन्हें बताओ कि तीनों होली लैंड शेंगजुआन सेठ के सभी डिसाइबलों को जान से मार रहा है। लेकिन बाइमो उसके बातों को इग्नोर करके उस लड़की को उसी का बात दोहराते हुए बोलता है, तुम्हारे पास भी सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे हाथों मारे जाओ या फिर अपने सभी ट्रेजर मुझे देकर घुटने के बल आकर मुझसे माफी मांगो। सिस्टर यूनकी ये सुनकर अपने मन में बोलती है, इस बाइमो को लगता है कि वो शेंगजुआन सेठ में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और वो तीनों होली लैंड के इन डिसाइबलों को मार सकता है। और फिर कृपी स्माइल देते हुए बोलती है, चलो भूल जाओ, अगर तुम यहीं पर मारा जाते हो तो फिर मैं मान लूंगी कि मैंने अपने दिल की बात सुनी। बाइमो के बातें सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से से बाइमो के ऊपर चाबुक से हमला कर देती है, लेकिन बाइमो उसे आसानी से पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है, क्या मेरे बजरा चाबुक को तुमने अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया? और फिर यहीं पर ये सीन कट होकर हमें किलिंग सेक्रेटरियलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो पक्षी अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ पर एल्डर शी के साथ एल्डर शान और शुई भी पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर पक्षी बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर आ गए। एल्डर शी बोलता है, तुम्हारा मैसेज मिलते ही हम यहाँ पर भागे चले आए, आखिरकार इस वक्त हालात कैसे हैं? पक्षीराज बताता है, बाकी होली लैंड के लोग स्पेस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके किलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया और मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से होली लैंड ने एंटर किया है। एल्डर शुई बोलती हैं, ये केओस होली लैंड होना चाहिए। केओस होली लैंड एंशिएंट टाइम से ही हमारे शेंगजुआन सेठ को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे शेंगजुआन सेठ किलिंग डिवाइन बीस्ट को हासिल कर पाए। एल्डर शान बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शेंगजुआन सेठ के डिसाइबल उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा और केओस होली लैंड के डिसाइबलों को सप्रेस कर पाएगा। तभी वहाँ पर आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और उसके अंदर से एक बंदा निकल आता है, जिसे देखकर एल्डर शान और शुई हैरानी के साथ बोलता है, केओस होली लैंड के एल्डर ज़ैंग। एल्डर ज़ैंग बोलता है, अरे एल्डर शी, बहुत लंबे समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुआ, आखिरकार आपके इमॉर्टल बॉडी का रिसर्च कैसा चल रहा है? एल्डर शी गुस्से से
बोलता है, एल्डर शेंग आपके केओस होलीलैंड के मेरे शेंगजुआन सेट के किनलिंग सीक्रेट रियलम के अंदर आने की क्या मतलब है। एल्डर चेंग बोलता है, किलिंग डिवाइन ब्रीज को सिर्फ ट्रू एरोगेंस के पास ही होना चाहिए। आपके शेंगजुआन सेट लंबे समय से आसमान से बाहर है, इसीलिए किलिंग डिवाइन ब्रीज आप जैसे लोगों के लिए काबिल नहीं है। एल्डर शन बोलता है, ये सब बकवास बातें हैं। अगर तुम हमें प्रोवोक करने के लिए हमारे शेंगजुआन सेट के टेरिटरी के अंदर आए हो, मानो या ना मानो, हम तुम्हें तुम्हारा औकात दिखा देंगे। एल्डर चेंग बोलता है, औकात, चलो दिखाता हूँ कि कौन किसे अपना औकात दिखाता है। उसके ये बोलते ही उसके पीछे और दो बंदे आ जाता है, जिनमें से एक होता है अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर और दूसरा होता है 10,000 इमॉर्टल होलीलैंड का एल्डर, जिन्हें देखकर एल्डर शान और श्री हैरनी के साथ बोलता है, क्या तीनों होलीलैंड के एल्डर एक साथ यहाँ पर आया है। एल्डर शिप बोलता है, अजूरे ड्रैगन होलीलैंड, 10,000 इमॉर्टल होलीलैंड, आखिरकार आप दोनों का यहाँ पर आने का क्या मतलब है। उनके ये बोलने के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना और हो सके तो एक लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।